हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ में हमने मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ा, मराठा प्रशासन के बारे में पढ़ा। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में अब पढ़ेंगे हम किसके? शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी कहलाते थे वो छत्रपति कहलाते थे। तो देखिए शिवाजी के 2 पुत्र थे, एक थे संभाजी और एक थे राजा राम। संभाजी उस समय शिवाजी ने कैद कर रखा था, कुछ राज्य विरोधी नीतियों के कारण शिवाजी ने उन्हें कैद में रखा था। इस कारण राजा राम बन जाते हैं, लेकिन राजा राम को जब संभाजी आते हैं तो उनको हटाकर फिर संभाजी का राज तिलक होता है। उसके बाद अब संभाजी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर राजा राम बन जाते हैं। अब राजा राम सेवा करते हैं, राजा राम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो राजा राम की जो पत्नी होती हैं वो अपने पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से बिठाकर, जो कि 4 वर्ष का होता है, उसे बिठाने के बाद खुद बागडोर संभाल लेती हैं और लगभग 7-8 साल बागडोर संभालती हैं। इतने में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उधर साहू जी को रिहा कर दिया जाता है। तो जब साहू जी रिहा हो जाते हैं तो फिर से बागडोर साहू जी के हाथ में। तो कुछ इसी के इर्द गिर्द हमें आज इसके बारे में पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए बीके स्टडीज वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से आप तक एजुकेशन पहुंचा रहा है और आप लोगों का इसी तरह प्रेम मिलता रहा तो हम आगे भी इससे भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अभी तक कोई भी वीडियो हमने क्वालिटी से समझौता नहीं किया, फिर भी अगर आपको कहीं गुंजाइश लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो शिवाजी के जो पहले उत्तराधिकारी थे वो थे संभाजी। संभाजी जो कि उनके ज्येष्ठ पुत्र थे 1680 से 1689 ईस्वी। आइए पढ़ते हैं संभाजी के बारे में। देखिए शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य उत्तराधिकार के संघर्ष में उलझ गया। याद रखेंगे, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य उत्तराधिकार के संघर्ष में उलझ गया। 21 अप्रैल 1680 में 21 अप्रैल 1680 में उत्तराकार, या इसे कहेंगे हम उत्तराधिकार, क्या कहेंगे? उत्तराधिकार का उल्लंघन करते हुए राजा राम को राज्याभिषेक करा दिया गया। याद रखेंगे 21 अप्रैल 1680 को राजा राम को क्या राज्याभिषेक करा दिया गया, क्योंकि शिवाजी उस समय पन्हाला के किले में कैद थे। पन्हाला के किले में कुछ समय बाद संभाजी वापस आए और राजा राम को पदच्युत यानी पद से हटाकर संभाजी 20 जुलाई, याद रखें 21 अप्रैल से 20 जुलाई, लगभग 2 महीने, लगभग 3 महीने का समय इन्होंने लिया, ठीक। और 1680 को मराठा गद्दी पर ये आसीन हो जाते हैं। अब इतने पीरियड के बाद जब ये आसीन हो जाते हैं तो इनका विवाह जो होता है येसुबाई से होता है, जिनके पुत्र का नाम क्या होता है? साहू जी। याद रखेंगे इनके पुत्र का नाम होता है साहू जी, ठीक। याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर नामों को लेकर बहुत कन्फ्यूज होगी, मैं आगे भी इस पर चर्चा करूँगा। में 1681 में यानी जनवरी 1681 में इनका राज्याभिषेक कराया जाता है और इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अब मराठा शासकों के प्रति अविश्वास के कारण संभाजी ने एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये राज्य विरोधी गतिविधियों के कारण शिवाजी के भी विरोधी थे, तो इस कारण उन्हें किले में कैद कर दिया। तो इसलिए जो मंत्री परिषद थी, तो मंत्री परिषद के साथ इनका ज़्यादा तालमेल नहीं था। अब मंत्री परिषद के साथ इनका तालमेल नहीं था तो काम सही ढंग से चल नहीं पा रहा था। अब जिस कारण होता क्या है कि आगे चल के इन्होंने एक अपना उत्तराधिकारी यानी कि एक नियुक्ति कर दी, किसकी? कवि कलश, जिसे ये अपना मित्र कहते थे। संभाजी ने 1681 में, अब यहाँ से जो इनके विघटन का काल शुरू होता है वो यहाँ से शुरू। संभाजी ने 1681 में औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दी थी। याद रखें, औरंगजेब का जो विरोधी पुत्र था या बागी पुत्र था उसको इन्होंने शरण दे दी। अब इस बात से औरंगजेब बौखला जाता है। अब औरंगजेब बौखला जाता, बोले अच्छा इतनी पावर बढ़ गई कि हमसे पंगा लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मन ही मन इन्हें समाप्त करने की ठान लेता है
और इन्हें अपने मिलाने की बहुत कोशिश करता है। तो देखिए क्या रहता है, 1683 में इन्होंने, अच्छा ये वीर साहसी बहुत थे और इन्होंने कहीं ना कहीं मराठा को एक वीरता का और मराठा को एक करने में बहुत बड़ा योगदान है, वो बताऊंगा आगे। देखिए कैसे 1683 में इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया। इसी समय वह किसी राजकीय कारण से संगमेश्वर, दक्षिण भारत में जगह पड़ती है, संगमेश्वर में रहे थे। जिस दिन वो रायगढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उसी दिन कुछ ग्रामस्थों ने यानी ग्रामीणों ने अपनी समस्या उन्हें अर्जित करनी चाहिए, जिसके चलते संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रख लिए और बाकी सेना को कहाँ भेज दिया, रायगढ़। अब उस वक्त उनके साथ एक फितूर गणेश गड़ोजी सिरके, तो याद रखेंगे गड़ोजी फिरके जो थे उनके साले साहब या कहें उनकी पत्नी येसुबाई के भाई थे। अब था क्या कि वो इनके खिलाफ रहते थे और क्योंकि मराठों में थे तो वो मराठों की सारी गतिविधि सारे रास्तों से परिचित थे। अब इधर औरंगजेब ने अपने सरदार मुकर्रम खां को यानी मुकर्रम खां को भेजा था उन्हें मानने के लिए, और इधर ये जो फितूर गड़ोजी सिरके थे तो ये इनके विरोध में थे क्योंकि इन्होंने वतनदारी देने से मना कर दिया था। अब यहाँ मना कर दिया और उधर फिर वो जाकर मिल जाता है किससे, मुकर्रम खां से। अब मुकर्रम खां से मिलने के बाद जब उन्हें गुप्त रास्ते की सूचना दे देता है, अब गुप्त रास्ते की सूचना मराठों के अलावा किसी को मालूम नहीं थी। अब इनके द्वारा क्या होता है, जब ये वापस लौट रहे थे तो वो 5,000 सैनिक के साथ, अब ये 200 और वो 5,000, तो वीरता से लड़े लेकिन इतना सामना नहीं कर पाए और सैनिक मारे गए और इनके कवि कलश और इनको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरीके से इनके साथ अब गिरफ्तारी कर ली गई। इसलिए ये जो चल रहे थे वो निडर होकर चल रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको पता नहीं था। ये तो ये जानते थे कि ये मराठा को मालूम है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि जो हमारे साथी हैं वो वहां जाकर मिल गए। तो सैनिकों ने प्रतिकार काम नहीं कर पाया और मित्र और एकमात्र सलाहकार कवि कलश के साथ 1 फरवरी 1689 को क्या बना लिए गए, बंदी। औरंगजेब ने दोनों की जुबान काट दी। याद रखें इनकी मौत इतनी दर्दनाक थी तो जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। तो सोचो इन्होंने कैसे बर्दाश्त, दोनों की जुबान, क्योंकि इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बोला था, इन्होंने नहीं किया तो इनकी जुबान काट दी, आंखें निकाल दी। और 11 मार्च 1689 को हिंदू नव वर्ष के दिन दोनों के शरीर के टुकड़े कर कर औरंगजेब ने हत्या कर दी। किंतु ऐसा कहते हैं इनके बारे में कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा था कि मेरे 4 पुत्रों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब तक यानी कब का मुगल सल्तनत का गुलाम बन गया होता। छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े तुलापुर की नदी में फेंके गए तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ ने वो टुकड़े इकट्ठे किए, उनको सिला जोड़कर और सिलने के उपरांत विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार करते हैं। औरंगजेब ने मराठा राजधानी रायगढ़ पर अधिकार कर लिया और औरंगजेब ने इसी समय संभाजी के पुत्र साहू जी को रायगढ़ के किले में बंदी बना लिया। हालांकि इन्होंने उन्हें राजा जी की उपाधि दी थी लेकिन बंदी बना लिया था और ये लगभग औरंगजेब की कैद में रहे थे और ये इनकी माता येसुबाई भी औरंगजेब की कैद में रहीं। तो ये याद रखेंगे कि दोनों को इन्होंने बंदी बना लिया था। और इसके बाद अब क्या होता है, जिस तरीके से इनकी भयानक मौत हुई, इस कारण जो मराठा थे जो अभी तक आपस में लड़ाई लड़ रहे थे वो एकजुट हो गए और एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस हादसे के बाद कहीं ना कहीं पावर आई। अब आते हैं राजा राम। राजा राम जो कि शिवाजी के छोटे पुत्र थे, तो अब उन्हें सत्ता, कहीं ना कहीं शिवाजी, राजा राम जो मानते थे कि साहू जी इसके प्रबल उत्तराधिकारी हैं, तो अब संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम को मराठा साम्राज्य की छत्रपति घोषित किया गया। 1689 में रायगढ़ में इनका अभिषेक हुआ। राजा राम मुगलों के आक्रमण के भय से अपनी राजधानी रायगढ़ से जिंजी ले गए। याद रखें औरंगजेब ने, अब ये अगर निकलते नहीं तो ये भी कैद कर लिए जाते। औरंगजेब सेना लेकर 1689 में रायगढ़ पहुंचा, तब तक ये अपने वहां से जा चुके थे। वहां सुबह उन्होंने क्या किया, साहू जी को कैद कर लिया और 1691 में
जुल्फिकार खां को जिंजी के किले का घेराव करने के लिए। अब जुल्फिकार खां को भेजा किसके? जिंजी के किले। तो याद रखें 8 वर्षों तक राजा राम जिंजी के किले में कैद रहे। 8 वर्षों तक राजा राम जिंजी के किले में कैद रहे। 1698 तक जिंजी मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का केंद्र रहा। 1698 में राजा राम जी के किले से फरार होकर सतारा पहुंचे, जहां इन्होंने एक नए पद का सृजन किया। 1699 में सतारा मराठों की राजधानी बनी। याद रखेंगे 1699 में सतारा मराठों की राजधानी बनी। राजा राम स्वयं को संभाजी के पुत्र साहू जी का प्रतिनिधि मानकर गद्दी पर कभी नहीं बैठे। राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू किए, जो कि 1700 ईस्वी में तक चलते रहे। अब होता क्या है कि 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय, ये तृतीय लिखा है, द्वितीय कर लेंगे, क्या कर लेंगे? शिवाजी द्वितीय, याद रखेंगे। शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराया और मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बन गई। मराठा साम्राज्य की क्या बन गई? संरक्षिका बन गई। ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे बेटे राजा राम प्रथम के साथ हुआ। अब छोटे बेटे राजा राम से हुआ था, तो ये उसकी राजा राम की क्या थी? पत्नी। तो अब उनका जो बेटा था 1700 मृत्यु के बाद यानी संरक्षिका बन गई और अब ये राजपाट देखने लगी। इन्होंने शिवाजी द्वितीय को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया। एक संरक्षिका के रूप में मराठा साम्राज्य को चलाने लगी। उस वक्त शिवाजी द्वितीय मात्र 4 वर्ष के थे। 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य की संरक्षिका रहीं और औरंगजेब को बराबर की टक्कर दी। इन्होंने 7 सालों तक अकेले दम पर मुगलों से टक्कर ली और कई सरदारों को एक एक करके मराठा साम्राज्य को बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ताराबाई अपने पुत्र को गद्दी पर देखना चाहती थी, किंतु ऐसा ना हो सका। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने छत्रपति साहू जी को अपनी कैद में थे, उनको दिल्ली से छोड़ दिया, जिसके कारण साहू जी ने यहाँ आकर गद्दी संभाली और गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया, जिससे महाराष्ट्र में एक गृह युद्ध शुरू हो जाता है। अब आता है साहू जी 1707 से 1748, बहुत लंबे काल तक रहे, 1707 से 1748, और इसी काल में मराठा प्रशासन 2 भागों में विभक्त हो गया था। तो देखिए कैसे। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद उसके पुत्र बहादुर शाह यानी कि ने प्रथम ने साहू को कैद से मुक्त कर दिया। अब अक्टूबर 1707 में साहू ताराबाई के मध्य खेड़ा गई। अब इधर ताराबाई क्या चाहती थी कि उनका पुत्र शिवाजी द्वितीय बने, और जबकि ये क्या साहू जी उत्तराधिकारी थे, लोग जो परिषद थी वहाँ की वो इन्हें बनाना चाहती थी। तो इनके मध्य खेड़ा का युद्ध होता है और खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की मदद से ताराबाई सेना की को पराजित कर देते हैं। अब ये जब खेड़ा का युद्ध होता है तो ये क्या करते हैं? उसे पराजित कर देते हैं और पराजित करने के बाद मराठा साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हुआ। सतारा से जो लीड कर रहे थे यानी सतारा राज्य को जो देख रहे थे वो देख रहे थे साहू जी महाराज। कौन देख रहे थे? साहू जी महाराज यानी कि येसुबाई के पुत्र। और जबकि कोल्हापुर से देख रही थी ताराबाई। कोल्हापुर से कौन देख रही थी? ताराबाई। जबकि इनके एक पुत्र और आएंगे शिवाजी द्वितीय के, राजा राम द्वितीय, तो वो भी बाद में बागडोर संभालेंगे। तो याद रखना कि कंटिन्यू ये बागडोर आएगी वापस, लेकिन जब तक के लिए इन्हें सतारा राज अलग कर दिया गया। साहू जी ने सतारा को राजधानी बनाया और 1708 में राज्याभिषेक कराया। इन्होंने एक नया पद सेना करते सर्जित किया। राज्य अभिषेक के अवसर पर इन्होंने बालाजी को सेना करते बनाया। याद रखेंगे, इन्होंने सेना करते का पद सृजित किया और बालाजी को सेना करते बनाया। 1713 ईस्वी में बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। देखिए 1713 ईस्वी में बालाजी को ये पेशवा के पद पर नियुक्त कर देते हैं और बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही पेशवा पद शक्तिशाली हो जाता है। अब यहाँ से पेशवा शासन शुरू होता है, यानी पेशवा अब एक नई शक्ति के रूप में उभर कर आते हैं। छत्रपति नाम मात्र के शासक रह जाते हैं। यहाँ से जितने भी छत्रपति आगे आएंगे
नाम मात्र के शासक रह जाएंगे और खुद मराठा साम्राज्य साहू जी के काल में ही मराठा साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष में पहुंचा है। या कह सकते हैं कि जो साहू जी का शासनकाल था, इसमें मराठा साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। वजह क्या होती है? वजह थे इसके पेशवा। पहले पेशवा थे बालाजी और बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, और दूसरे पेशवा थे बाजीराव प्रथम, यानी बालाजी बाजीराव प्रथम। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाजीराव प्रथम थे वो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। तो कहीं ना कहीं ये पेशवाओं के हाथ में, अब दो शक्तिशाली पेशवा जब जिस काल में रहे हो तो उस समय जो शक्ति है अपने चरम उत्कर्ष पर रही होगी। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम अगले एपिसोड में। तो आज का क्वेश्चन कि बालाजी विश्वनाथ के पुत्र, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम की पत्नी मस्तानी से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? ठीक है, याद सुन ले, बाजीराव प्रथम के मस्तानी से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे और इसके बारे में डिटेल से कल हम पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ और आप बालाजी प्रथम और मस्तानी की कहानी के बारे में। जब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।